बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आलमी मंडी में 12% क्रूड ऑयल की प्राइस में ड्रॉप आया, लेकिन पाकिस्तान में 1.63 रुपये तेल महंगा हो गया। यानी कि जो कल गुजरा है, सरकार ने 1 रुपया तेल कम किया था और सरकार ने आज 1.63 रुपये बढ़ा दिया। तो अगर हम 2 दिन की एवरेज निकालें तो 0.63 तेल महंगा हो गया। ये अच्छा तरीका है कि रोज़ के रोज़ कहानी दो। इत्तफाकन बात है, कल रात में पैडल खेल रहा था और ठीक 12:05 में पेट्रोल स्टेशन गया। उन्होंने कहा, आपको 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, नया रेट आ रहा है। फिर उसी बंदे ने कहा, यार तू हाई ऑक्टेन डलवा ले, उसका रेट फिक्स्ड है। तो फिर मैंने गाड़ी में 3,000 रुपये का हाई ऑक्टेन डलवाया। वो मुझे याद है कि एक बुजुर्ग ने फरमाया था कि जलालत नहीं होनी चाहिए सवाए रोज़, सुबह शाम, हर वक्त, हर लम्हा। अच्छा, जलालत की दास्तान अभी चल रही है आगे माशाल्लाह। 1.2 रुपीज़ पर यूनिट बिजली का टैरिफ भी बढ़ने लगा है। तो तेल की मद में जलालत, बिजली की मद में जलालत, लेकिन एक और जलालत सामने आई है। जलालतों का सिलसिला जारी है। 4.5 मिलियन टन ऑफ वीट मिसिंग है फ्रॉम पंजाब और 6 लाख टन वीट मिसिंग है सिंध से। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई इंडिपेंडेंट सहाफ़ी नहीं कह रहा, ये जियो न्यूज़ कह रहा है। जियो न्यूज़ ने बताया कि 5.1 मिलियन टन ऑफ वीट डिसअपेयर हो गई है पाकिस्तान के 2 मेजर सूबाओं से, जिसकी वजह से शायद $1 बिलियन का आपको वीट इम्पोर्ट बिल पड़ जाए। रोटी तो खानी, कितने से जाना है। आपको याद होगा, ये स्टोरी हमने कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट की थी, पर खबरें आ गई थी कि ये बात सच नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट का तरदीदी बयान आया था, लेकिन जियो ने दोबारा स्टोरी नशर की और उसमें अब सिंध को भी शामिल कर दिया। रियासत ने 3500 रुपया पर 40 किलो यानी कि एक मन पे रेट सेट किया था। प्राइवेट सेक्टर ने कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया था क्रॉप की परचेज में और मंडी काफ़ी गिर गई थी। लेकिन अब जो स्टोर्ड यूनिट की भी चीज़ें थी वो भी नहीं मिल रही। सरकार आके इसको डिनाई करेगी कि ये सब झूठ है, बैरूनी साजिश है, फॉरेन फंडेड एजेंडा है, इसके पीछे भी रॉ और फितनतल हिंदुस्तान है, लिहाजा ये खबर भी मार्केट से हटा दी जाएगी। इनफैक्ट अब सरकार खुलेआम पीका के नोटिस भेज रही है। ये बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं इमरान शफकत साहब, जिनको एक नोटिस आया है पीका का, क्योंकि उन्होंने बात की थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दूसरे बेटे का, जो सियासत में इन्वॉल्व नहीं, उनका भी कोई किरदार है सियासत के अंदर। पीका का नोटिस आ गया। और नोटिस किसने भेजा? कोई रैंडम बंदे नहीं, जिस तरह होता है कि तुरबत से नोटिस आया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता ताड़। यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के जो इंचार्ज हैं अता ताड़, उनके पास इतना टाइम है कि वो एक बंदे का बयान सुन के उस पर पीका मुल्तान से नोटिस करवाते हैं। वैसे वो होते इस्लामाबाद हैं और ये सहाफ़ी लाहौर होते हैं, लेकिन नोटिस करवाया मुल्तान से, क्योंकि वो चाहते थे कि जो साउथ की मोटरवे बनी है मुल्तान की, इसको भी विज़िट किया जाए, कितनी अच्छी और शानदार है, और याद किया जाए कि नवाज शरीफ की वजह से आप पीका के नोटिस की एप्लीकेशन सुनने मुल्तान जा सकते हैं। समझ गया आप? हाँ जी। तो मैं रोज़ देखा जी, वहाँ अगर आप जा ही रहे हैं मुल्तान, तो वहाँ पे DHA हाउसिंग सोसाइटी भी है, वहाँ फाइलें भी मिलती हैं, प्लॉट मिलते हैं। तो ये आपकी एक लिव्ड रियलिटी है। एक अजाब होता था इंटरनेशनली पैसे भेजना, लेकिन टैप टैप सेंड ने ये काम बड़ा आसान कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के ऊपर खुली छूट है आपके पास। टैप टैप सेंड की एक और जो खास बात यह है कि कुछ टैप्स में, अनइंटेंडेड, कुछ टैप्स के अंदर आप ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि वर्चुअली जीरो ट्रांजैक्शन फ़ी है अगर आप अपने मुल्क की जो मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ ट्रांसफर है उसको मीट करते हैं। कोई हिडन टैक्सेस नहीं है। खुशाइन बात यह है कि जो आपके मेजॉरिटी फिनटेक्स हैं लाइक जैज़ कैश, इजी पैसा, ये सब इसके साथ कनेक्टेड है, इवन बैंक्स कनेक्टेड हैं। तो आपने इंटरनेशनल इंस्टेंटेनियस ऑलमोस्ट ट्रांसफर भेजनी है अपने प्यारों को, अपने अजीजों को, मुल्क से बाहर पैसे भेजने हैं, पैसे यहाँ मंगाने, तो टैप टैप सेंड वो एप्लीकेशन जो आपके सारे मसले हल कर सकती है। अच्छा, एक हमारी रिक्वेस्ट है, काइंडली अगर आपने टैप टैप सेंड यूज करना है तो जो ये ईऑन का प्रोमो कोड है, आप इसको जरूर क्लिक करना है। ना तो सिर्फ ये हमें हेल्प करता है, बल्कि ये टैप टैप को भी दिखाता है कि ईऑन की जो फैमिली है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो कितने सीरियस हैं रिलेटेड टू मनी ट्रांसफर्स इंटरनेशनली एंड लोकली। इसका भरपूर फायदा उठाएं। हमारा प्रोमो कोड यहाँ पे डिस्प्लेड है। टैप टैप को जल्दी से जल्द डाउनलोड करें। और एक और चीज़ तो आपको बतानी भूल गया, लेकिन ये स्पेशल सरप्राइज आपके लिए। वैसे आप इंटर बैंक ट्रांसफर करें ना, तो जो डॉलर एक्सचेंज रेट मिलता है ना, उस पर ही आप समझें आपके पैसे कट जाते हैं। लेकिन टैप टैप पूरी मार्केट के ऐप्स के मुताबिक सबसे कंपेटिटिव ट्रांसफर रेट्स देता है। तो ना तो सिर्फ आपके पैसे इंस्टेंटेनियसली पहुंच रहे होते हैं, सारी मेजर आपकी लोकल बैंक एप्लीकेशंस कनेक्टेड हैं, बल्कि डॉलर रेट भी आपको बेहतर से मिल रहा होता है। तो वेट किस चीज़ का है? टैप टैप की ऐप डाउनलोड करो और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। इन्फ्लेशन की कंसर्न्स को देखते हुए, जो बाय द वे इस वक्त सरकार आंकड़े रिलीज़ करने को तैयार नहीं है क्योंकि काफ़ी भूतगी मची हुई है, तो आपकी SBP ने की पॉलिसी रेट 11.5% पे रखी है। यानी कि अगर यहाँ पे रिलीफ नहीं आएगी, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आएगी। बच्चों, मार्केट में लिक्विडिटी क्यों चाहिए? ताकि बिजनेस हो सके। वो याद है SIFC बनी थी शुरू में, यहाँ पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स आने, अभी तक जा ही रहे।
और क्योंकि मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो बैंक्स के पास है और बैंक सरकार को लोन दे रही है, तो लिक्विडिटी इन मार्केट नहीं आ रही। हाँ, आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है, आपके पर्क्स बढ़ सकते हैं। आप सरकारी ठेकेदार हैं तो सरकार के प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं कर सकता। और प्राइवेट सेक्टर ही मेजॉरिटी लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करता है। प्राइवेट सेक्टर ही आपके टैक्स की बैकबोन बनता है। प्राइवेट सेक्टर ही FBR के टारगेट्स मीट करवाता है। तो बड़ी अजीब सी बात है कि जो लोग सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं उनके ऊपर पैसा नहीं लग रहा, और पैसा लग उन लोगों पर रहा है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेवेन्यू इकट्ठा करके लोगों पे पैसा लगाना। ये उल्टा नहीं हो गया? इट्स ऑलमोस्ट एज इफ़ के हम गवर्नमेंट है, हम पैसा इकट्ठा करते हैं और ये चंद लोगों को हम पकड़ा देते हैं कि सर बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी सिटीज़न होने के लिए, और आप सब अब इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी लिव्ड रियलिटी है। और हमारे प्रोटेक्टर्स द जुडिशरी साइलेंट, तो उनकी भी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने पॉलिसी मेकिंग करनी है साइलेंट, उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। सियासतदान जिन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन से बचाना है, वो खुद कहते हैं तरमीम कहीं से आ रही है। और जो मीडिया था उनका सबसे बड़ा पे मास्टर कौन है? गवर्नमेंट। तो वी आर स्टक इन क्वाइट अ बैड सिचुएशन। यहाँ पे ऑब्वियसली एक ओपन कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन कॉकरोच जनता पार्टी, इंडिया की यूथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसमें कई नॉनसेंस मैंने इंटरनेट पे होते देखी है, जहाँ पे एक खातून का इमरान खान के दौर में एहतजाज की वीडियो चला के बताया जा रहा है कि अब ये औरत कहाँ पे है। उसने ठेका उठाया। इज शी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवर? उसका एक अपना सोच है, अपना फ़लसफ़ा है, अपना विजन है। मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ, क्या कहते हैं, लेकिन उसके मुताबिक वो अपना एहतजाज करते हैं। हर साल औरत मात एहतजाज करती है, हर साल हया मार्च होती है पाकिस्तान के अंदर। आप किस में शामिल हो रहे हैं ना? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम और लोगों पर डालते हैं हमारे पे आती है। और जहाँ तक कॉकरोच जनता पार्टी का है, हमने पहले भी अनाउंस किया था ये कुछ अचीव नहीं करेगी, और आज भी हम वहीं पे खड़े हैं। कॉकरोच जनता पार्टी अब दोबारा एहतजाज करने का सोच रही है, क्योंकि 4 जगहों पे उनके वर्कर रिलीज़ नहीं किए जा रहे, मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। जिस बंदे ने इस्तीफ़ा दिया है, जिस बंदे को रिप्लेस किया गया, वो बचपन से RSS में था। तो आपने एक बांदर हटाया, दूसरा बांदर आप लिया। रियलिटी ये है कि स्टेट्स के पास इतनी पावर, इतना पैसा और इतनी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ द एवरेज पर्सन उनकी गिरफ्त में है कि आप कोई मेजर चेंज नहीं कर सकते। हम अक्सर पाकिस्तान की मिसाल दें, लेकिन इंडिया से बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए और हमारी सेफ्टी भी इंश्योर हो जाए। एक RSS है, एक BJP है, ये डीप स्टेट नैरेटिव्स कंट्रोल करते हैं। इनके साथ बिलियंस ऑफ डॉलर से कारोबारी अटैच्ड हैं, उनके अपने फैक्ट्री वर्कर्स अटैच्ड हैं, फिर RSS के आइडियोलॉजी के लोग अटैच्ड हैं। ये एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी होती है। ये सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी शोर भी मचाती है, सड़कों में भी आती है, मारे भी खाती है, क्योंकि ये पैसे बना रहे होते हैं इस चीज़ के ऊपर। अर्नाब गोस्वामी एम ही नहीं रियासत के इतनी चोकरा होता, उसको अरबों रुपए मिल रहे हैं इसके लिए। अंबानी अडानी हर जगह जाके ये कहते हैं कि मोदी मोदी मोदी, क्यों? क्योंकि वो अरबों डॉलर उनको कमा के दे रहा है। जो आपका RSS का वर्कर है उसको पैसे मिलते हैं, वो एम्प्लॉय हो रहा है, उसको बेनिफिट मिलता है, उसको टिकट मिलता है, उसको कोई पर्क प्रिविलेज मिलता है, इसलिए लोग ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए आपने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी स्पोरेडिकली एक दफ़ा इकट्ठे तो हो सकती है, जिस तरह पंजाब के फार्मर्स हुए थे जो दिल्ली आके बैठ गए थे, लेकिन 2 साल बाद वही चीज़ होती है, 3 साल बाद वही चीज़। क्यों? क्योंकि स्टेट मशीनरी के पास ये पावर होती है। अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर आपका JAAC का मामला चल रहा है, उनके मुतालबात का मामला चल रहा है, वहाँ क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, इसमें कोई शक दो राय नहीं है कि वहाँ पे जबर हो रहा है। लोग शहीद भी हो रहे हैं, पुलिस पर्सनल भी शहीद हो रहे हैं, वर्कर्स भी शहीद हो रहे हैं, आम आज़ाद कश्मीर के लोग भी शहीद हो रहे हैं, लोगों की डेली लाइफ डिसरप्ट हो गई है। उस प्रॉब्लम को सुलझाने से पहले हमने डिसाइड किया वहाँ इलेक्शन करवा लें। क्यों? वाई? क्योंकि जो जिन्होंने पावर में वहाँ आना था उन्होंने वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने थे? नहीं, क्योंकि ये जो बंदर बांट है हमारे मुल्क के अंदर, इसके अंदर तकसीम है। GB दे दो, PPP को आज़ाद दे दो नून लीग को। अब जो पहला फेज़ ऑफ इलेक्शन हुआ है उसमें भी क्रैकडाउन्स हुए हैं, उसमें भी शहादतों की खबरें आ रही हैं फ्रॉम JAC मेंबर्स एंड रेंजर्स पर्सनल। JAC के मुताबिक 25 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं उनके, ये अरब न्यूज़ की खबर थी। पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुताबिक, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग के मुताबिक, एक रेंजर का एहलकार भी शहीद हो गया, सेवरल पुलिस वाले इंजर हो गए। मेन स्ट्रीम मीडिया आपका रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो मेन स्ट्रीम एंकर्स यूट्यूब चैनल चलाते हैं वो भी बता रहे हैं। कोई कह रहा है 7 शहीद हो गए हैं, कोई कह रहा है ज़्यादा शहीद हो गए, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा नैरेटिव बाय करें। बट द आइडिया है कि वहाँ पे टर्मोइल अनरेस्ट है, तो आप वहाँ इलेक्शन करवा रहे हैं ताकि जो बंदर बांट में सूबा आपको मिला पे कंट्रोल में आ जाए। सो डू यू नॉट अंडरस्टैंड कि देयर आर सम थिंग्स मोर इंपॉर्टेंट देन योर पोलिटिकल एजेंडा? लाइफ, हेल्थ, पीपल,
इनका लाइवलीहुड, इनका रोज़मर्रा ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बट हम उस पर इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब एक स्टोरी मैं आपके सामने रखूँगा, लेट्स सी, इसको हम अनपैक करते हैं इकट्ठे, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें मुल्क में हो क्या रहा है, किस लेवल तक डिसेंट्रलाइज हो के आपके मामला बिगड़ चुके हैं। डिक्टेटरशिप में अमूमन ये तासर होता है कि हर चीज़ सेंट्रल कमांड से होती है, लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइज हो के मामला इतने मैसिव प्रॉब्लम्स बन गए आप सोच नहीं सकते। एक एसएचओ के साथ साथ 11 पुलिस एहलकार बुक हो गए हैं फॉर गलती से रेड करने के लिए अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के घर पे। अटर्नी जनरल है, कैंटोनमेंट में रहता है, उसके घर पे 12 लोग रेड मारते हैं, 11 कहते हैं पुलिस एहलकार और एक एसएचओ। वो मौके पे रेड मारते हैं। मौके के ऊपर जो अटर्नी जनरल साहब हैं वो मौजूद नहीं होते, वो मीटिंग में होते हैं, सिर्फ उनके मुलाजमीन होते हैं। मुलाजमीन के बकौल एसएचओ गेट के ऊपर से चढ़ के घर में घुसता है, ठीक, वहाँ से वो बाकी सबको दाखिल करवाता है। मौके के ऊपर जो एक पुलिस का तरीका वारदात होता है, गमले तोड़ दो, फलां चीज़ तोड़ दो, वो करते हैं, और जो सीसीटीवी फुटेज होती है उसके डीवीआर उठा के ले जाते हैं। ये कौन सा कानून है? दुनिया भर में मरी नवाज साहब हमें क्या बता रही थी कि बॉडी कैम फुटेज होनी चाहिए, कि सबके यहाँ पे कैमरे लगे होने चाहिए, लेकिन जो प्राइवेट लोगों में कैमरे लगे उनको मुतार के पट के लेके जा रहे हैं। अच्छा, वैसे वो डीवीआर उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन फुटेज डिलीट कर दी। तो मकसद ये है कि पुलिस का काम है कि एक खौफ कायम करना। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि टिप क्या थी या इन्फॉर्मेशन क्या थी जिसकी बुनियाद पे इस घर पे रेड डाला गया? ये सुनने वाली बात है कि मेन कैंटोनमेंट के ऊपर एक मकान में, जिस गली में अटर्नी जनरल रहता है, बात है जहाँ अटर्नी जनरल रहता है वहाँ पुलिस की सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे एक ब्रॉथल चल रहा है। जिन लोगों को ब्रॉथल नहीं पता, एक जगह चल रही है जहाँ पे औरतों का बिजनेस होता है, तवाइफें होती हैं। अब इससे आगे ना पूछिएगा, ठीक। बाद में पुलिस कहती है साढ़े को गलती होगी, ऐ करनी सी कोई और कर सी, असी मिस्टेक कर ली। अब इनके खिलाफ मुकदमे होंगे, ये मुअत्तल होते हैं, क्या होते हैं, कल को बहाल हो जाएंगे। अब ये है स्टोरी। अब एक मखसूस तबका कह रहा है कि ये बंदा ईमानदार था, ये खड़ा हुआ था साम्राज्य के खिलाफ, इस पर प्रेशर डालने के लिए किया जा रहा है। दूसरे कह रहे हैं पुलिस से गलती होगी। मेरा मासूमाना सवाल यह है कि नीयत छोड़ दें, सिर्फ एक्शन को देख लें। हु गेव द एसएचओ द राइट कि वो फलांगे? हु गेव द राइट कि वो कैमरे की डीवीआर फुटेज निकाले? हु गेव द पुलिस द राइट कि वो डीवीआर फुटेज डिलीट करके वापस कर दे? ये कहाँ से राइट्स आए? मैं बताता हूँ, सीसीडी से, पुलिस ब्रूटैलिटी आफ्टर 9 मई से, पुलिस ब्रूटैलिटी आफ्टर इस्लामाबाद धरनों से, पुलिस ब्रूटैलिटी ऑन टीएलपी से, पुलिस ब्रूटैलिटी मॉलटाउन सानिया में, पुलिस ब्रूटैलिटी जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से। ये तब से माइंडसेट बन गया, यू हैव लाइसेंस टू किल, वी हैव मेड दिस पीपल हीरोज। वो कॉबॉय हैट्स पहन के फिर रहे होते हैं इन द लैंड क्रूजर्स जो लेटेस्ट वाली हैं, बुलेट प्रूफ। तो ये एसएचओ भी अपने आप को मैवरिक ही समझ रहा था। अब इसके दिमाग में भी टॉप गन चल रही थी कि ये टॉम क्रूज है, ये मोटरसाइकिल को रेस दे रहा है, साथ से F-16 उड़ रहा है, तो वो उड़ के गलत घर लैंड हो गया। जहाज़ कहाँ से टेक ऑफ हुआ, कहाँ लैंड हुआ, बेचारा सोचता हुआ कि जी जहाज़ में जाना ही नहीं चाहिए, पैदल सफ़र करना चाहिए। बट ये माइंडसेट हम ब्रीड करते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली इसकी ब्रीडिंग रुक नहीं रही। इस्लामाबाद पुलिस अभी 6000 भर्तियाँ करने का उन्होंने शेड्यूल गालबन जारी कर दी। 6000, सॉरी माजत, मेरोज साहब ने ऑफ कैमरा करेक्ट किया कि सर इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी, 6 नहीं 8000 लोगों की भर्तियाँ, 60% से ज़ायद इंक्रीमेंट हो रहा है उनकी फोर्स में। आई वंडर वाई, इज़ इट बिकॉज जितने उनको पोलिटिकल क्रैकडाउन करने पड़ते हैं इतने बंदे इनफ नहीं होते, और जब उनको बंदे लोन पे जगहों में भेजने पड़ते हैं कि यहाँ क्रैकडाउन है तो बंदे इनफ नहीं होते। तो वी आर अ पुलिस स्टेट। मसलन मुनीफ फारूक साहब कहते थे कि पाकिस्तान इज़ अ हार्ड स्टेट। हार्ड, नो नो सर, वी आर अ पुलिस स्टेट, दैट्स इट। और पुलिसिंग भी किन की? फॉर द इलीट। उनके प्रोटोकॉल्स, उनके कार रूट्स, उनके घर, उनका माल, उनकी जायदाद। अब ये तो तगड़ा बंदा था, अटर्नी जनरल था, इसने मुअत्तल करा दिए। दिलों पे हाथ रखे, जो लोग नून लीग सपोर्टर हैं, जो सरकार में काम करते हैं, जिस मर्जी के लिए आप काम करते हैं, दिलों पे हाथ रखे। हर एक रेड जो 9 मई के बाद हुआ था ठीक हुआ था, हर एक रेड इस्लामाबाद धरनों के बाद जो हुआ था ठीक हुआ था। हर एक बंदा जो आप उठाते हैं BYC के नाम पे या PTM के नाम पे ठीक उठाते हैं। मैथ्स डिक्टेट्स कि यू मेक एरर्स, और उन एरर्स के अंदर हमने मार्जिन इतना बड़ा कर दिया है कि हर कोई मुल्क दुश्मन है। मुल्क दुश्मन की फहरिस्त में नए नए लोग शामिल हो रहे हैं। ईमान मज़ारी जो बकौल उनकी वालदा के प्रेग्नेंट है,
वो कोर्ट को अपील कर रही है कि मेरा ट्रायल स्पीडी कर दें। यानी एक बंदा जिसको हमने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया, मुल्क दुश्मन डिक्लेयर कर दिया, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने डिक्लेयर कर दिया, सरकारी इन्फ्लुएंसर ने डिक्लेयर किया, ये तो मुल्क दुश्मन है जी, इन्होंने तो हर चीज़ डाउट थे, वो खुद कह रहे मेरा ट्रायल स्पीडी कर दें। वो क्यों कह रही है? शायद मे बी क्रेजी थॉट, वो मुल्क दुश्मन नहीं है। शायद वो चाहती है कि अदालत केस सुने ताकि मैं लोगों को बता सकूं क्या हुआ। महारंग बलोच भी यही कह रही है, पीटीआई भी यही कह रहे हैं, जो वर्कर उनके फंसे हुए हैं, उनके पॉलिटिशियंस जो फंसे हुए हैं, पीटीएम भी यही कह रहा है। सीसीडी के खिलाफ भी लोग एप्लीकेशन लेके कोर्ट में कि जी हमारे केस सुने जाए। ये सारे दहशतगर्द हैं। हमारे दिमाग में जब दहशतगर्द सोचते हैं तो हम सोचते हैं खूनखार आदमी, बंदे मारता है, धमाके करता है, मुल्क दुश्मन टाइप बंदा, एक इमेज आता है ना दिमाग में। अल्लाह के सही ईमान मजारी दिमाग में कभी नहीं आई, ठीक है, कि ये मुल्क दुश्मन है। ये बच्चे हैं जिनको हमने हवा दे 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 के एक बुत बना दिया अपने सामने। और मज़े की बात क्या है कि जब इस टॉपिक पे बात की जाए तो किसी के ज़ाती करैक्टर को सामने लाया जाता है, किसी के पॉलिटिकल ओपिनियंस, रिलीजियस ओपिनियन सामने लाया जाता है और बताया जाता है कि नहीं नहीं ये तो बंदे ही ठीक नहीं है। इस बात का इनके मुल्क दुश्मन होने से क्या ताल्लुक है? अब राना सनाउल्लाह साहब हमारे तो बड़े फेवरेट हैं। उन्होंने बड़े मासूमाना तरीके से कह दिया कि जनाब हमने इतना अरसा मुजाहिदीन को पाला था, ये लोग मुजाहिदीन की तरह ही लगते हैं। यानी पहले एक लाइन थी जो आजकल की गवर्नमेंट कहती थी कि जी हमारी पहले पॉलिसी गलत थी दहशतगर्दों के मामले में, लेकिन मुजाहिदीन पे हमने कभी कमेंट नहीं किया था। आप नोट करें, हमने कभी कश्मीर की बात नहीं की थी। आज राना साहब ने ये भी बात कर दी कि मुजाहिदीन जी बड़े प्रॉब्लम है। राना साहब क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या हम आज़ाद और मकबूजा कश्मीर के लोगों को इस तरह छोड़ देंगे? उनके साथ जुल्म हो रहा है, उसका कोई खमियाजा नहीं होगा, कोई उसकी रेकनिंग नहीं होगी, किसी तरीके से उन लोगों को बचाया नहीं जाएगा। अभी तो मरीम नवाज साहब ने जाके आज़ाद कश्मीर में बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं कश्मीरी हूँ, ये मेरे लोग हैं। नवाज शरीफ ने कहा था काश मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं तुम्हें बसेस दूंगी। तो बॉर्डर के उस पार कश्मीरी नहीं है, एलओसी के उस पार मरीम नवाज साहबा के कौम के लोग नहीं हैं। तो हम बेसिकली एक टोटली डिफीटेड रोल में आ चुके हैं। हमारे सियासतदान, उनकी सोच, उनका विजन और जज्बा एक डिफीटेड विजन और जज्बा है। हमारे यहाँ अभी इस वक्त नूरा कुश्ती ऑफ पीपीपी और पीएमएलएन चल रही। बिलावल साहब कह रहे हैं कि एजेके में इलेक्शन फेयर नहीं हुए। शर्जील मेमन कह रहा था कि फॉर्म 47 की पैदावार, तुम्हारा मेयर फॉर्म 47 का। क्या बातें कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? ताकि ये ना बाद में आपको कह सकें देखें ना फलां टाइम मैंने ये बात कही थी, फलां टाइम मैंने वो बात की थी। ये लोग करते हैं खाना पूरी, लिस्ट्स बनती हैं, लिस्ट पे बॉक्स टिक होते, मैंने ये बात की, औरतों के हकूक़ की बात की, थोड़ी सी मजहबी बात की, थोड़ी सी फलां बात, मैं तो ठीक हूँ। इम्पैक्ट क्या है? ज़ीरो आंडा। ग्रोथ क्या है? ज़ीरो। इन्फ्लेशन पे कंट्रोल क्या है? ज़ीरो। हाँ, हो क्या रहा है? पंजाब ने जर्नलिस्ट के लिए पैकेज अनाउंस किया था कुछ अर्सा पहले, हमने कवर किया था, प्लाट देंगे, ये करेंगे। अब केपी ने भी अनाउंस कर दिया। ये कैसे सहाफ़ी हैं कि इनको सरकार के पैसे चाहिए? क्या प्राइवेट बिजनेसेस मर गए हैं पाकिस्तान में? ये पॉडकास्ट 3.5 साल सरकार के पैसों में बगैर चली। तो क्लियरली प्राइवेट बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे सहाफ़ी, हमारी मीडिया इंडस्ट्री और हमारी सरकार चाहते हैं कि ये रिश्ता नाता कभी ना टूटे, ताकि वो कंट्रोल और गिरफ्त अपनी इन लोगों पर रख सकें। वैसे केपी ने ये भी अनाउंस कर दिया, उनके सीएम ने, कि हमने सारे लीगल ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर दिए हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। तो क्या करेंगे आप? क्या करेगा आपका पार्लियामेंटेरियन एमपी है? जिस तरह वो शामिल हुए पीटीआई में, जिस तरह वो आज हरकतें करें, जिस तरह वो लोग बजट के ऊपर लड़ रहे हैं, जिस तरह उनके पीछे टबैको लॉबी, टिम्बर लॉबी, आप कुछ कर सकते हैं? ये बातें हैं। आप लोगों के बच्चे शहीद करवाते हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यही बात करके खैबर पख्तूनख्वा चीफ ने एक और बात भी की जब वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में पेश हुई कि कोई रिलीज इमरान खान फोर्स नहीं। यानी एक तरफ कह रहे हैं सारे लीगल ऑप्शन एग्जॉस्ट कर दिए, अब हमें कोई मुहिम चलानी पड़ेगी, हमें जेन जी को लेकर कोई मूवमेंट चलानी पड़ेगी, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कोई रिलीज इमरान खान फोर्स नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? और क्या गलत है कि रिलीज इमरान खान फोर्स जिसमें वकील हों, आम लोग हों, जो धरना दें?
आप कॉकरोच जनता पार्टी के धरने की वो एसेट भूल गए जहाँ भूख हड़ताल की थी एक बंदे ने, 20 से ज़्यादा दिन उसने कुछ खाया नहीं था। ये करें ना, आप नहीं कर सकते, बिकॉज पुरअमन तरीके से रहना ना रियासत ने सिखाया है ना हमने सीखा है। जहाँ पे हमें लगता है कि हमारी सुनी नहीं जा रही, हम शोर मचाते हैं, हम तोड़ फोड़ करते हैं, हम मारपीट करते हैं। हमने कहाँ से सीखा है ये सब कुछ? रियासत से। रियासत क्या करती है? आपको जब ट्रैफिक वार्डन रोकता है क्या करता है? अगर आप सवाल पूछें क्या कानून है, उसको थोड़ा गुस्सा चढ़ता है। फिर आप सवाल पूछें मेरे ख्याल से ये नहीं किया, उसका गुस्सा और चढ़ता है। फिर आप कहें जी मैं चालान नहीं एक्सेप्ट करता, उसका गुस्सा यहाँ पहुँच जाता है। तो हमने तो यही सीखा है कि सवाल पूछोगे अगला गुस्सा करेगा, लिहाजा सवाल ना पूछो, और जब अपना मौका मिले तो कोई सवाल पूछे तो उन्हें मारना शुरू कर दो। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से सवाल करते हैं, पीका का नोटिस आता है, ज़्यादा सवाल करते हैं कोई उठा लेता है, उससे ज़्यादा सवाल करते हैं सज़ा हो जाती है। 3 लेवल बन गए। तो आम आदमी क्या सीखता है कि सवाल पूछना घटियापन है, गलत है। जो सवाल पूछेगा तुन्ना जाएगा। लिहाजा जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं वो क्या करते हैं? चढ़ दौड़ते हैं। या ये यूट्यूबर ही माननी है, एक किसी के खिलाफ वीडियो बनाता है तो उसको मारने चले जाते हैं, उन्हें घरों पर रेटें पड़ जाती। तो वी हैव लर्नड दिस। तो रियासत ही इसकी जिम्मेदार है। वैसे इतने सेंसिटिव टाइम पे जहाँ पे दुनिया में इतने मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं, रियासत इन स्टूपिड चीज़ों में फंसी हुई है, मैं नहीं सोच सकता था। बहरहाल फंसी हुई है। इस वक्त अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने मिल के एक हमला किया है इराक़ के ऊपर, रिटेलिएशन में जो सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करवाया था। अब ये इराक़ में जो PMF है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, ये बहुत सारे एरतशी आर्म ग्रुप्स हैं। इनकी तकरीबन 2,38,000 फाइटर्स की फोर्स है जो सदाम के ख़िलाफ़ लड़ते थे, फिर उसके बाद ईरान के साथ मिलकर मुख्तलिफ जगहों पे जिहाद करते रहे। इस हमले के अंदर 20 लोग शहीद हुए हैं इस फोर्स के मुख्तलिफ इलाका जात के ऊपर। सऊदी ने अनाउंस किया कि ये रिस्पॉन्स है जो आपने हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया था। अब ऑल ऑफ अ सडन सऊदी अरेबिया एक्टिवली वॉर में इन्वॉल्व हो गया। पाकिस्तान का क्या रोल है? USA और सऊदी अरेबिया ने मिल के एयर अटैक किया, यानी कि द एयर फोर्सेस कोऑर्डिनेटेड। पाकिस्तान में इन्वॉल्व था कि नहीं वी डोंट नो, मे बी हमारे नॉलेज के बगैर ये चीज़ हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद है, 3 मजीद शिप्स के ऊपर हमला हुआ है। ईरान और ओमान एक प्रपोजल डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ से कंट्रोल का जाए, 50% कंट्रोल ओमान के पास, 50% कंट्रोल ईरान के पास। लेकिन ईरान उस पर भी एग्री नहीं कर रहा। ज़ाहिर है ईरान को मौत नज़र आ रही है, वो हर तरीके से चीज़ को बुलडोज कर रहा है। वो चाहता है कि उसको मैक्सिमम एडवांटेज मिले, वो पैसा जनरेट कर सके। मसलन कि उनकी जो सिर्फ गैस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है इस जंग की वजह से, वो तकरीबन 230 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस प्रोडक्शन कैपेसिटी थी जो जंग के बाद ख़त्म हो चुकी है, 230 मिलियन क्यूबिक की। 270 बिलियन का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डैमेज हुआ है सिंस द वॉर स्टार्टेड। ये पैसा कहाँ से आएगा? वो जो 300 बिलियन का फिगर नहीं आप सुनते थे, ये वही फिगर है। ये कहाँ? तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ उनके प्लान के अंदर है। तो मामला वहाँ भी बहुत पखे हुए हैं। नेतन्याहू दंदनाता फिर है, ट्रंप से वो मुलाकात कर रहा है। जो उसकी ट्रंप और तनाव लग रहा था वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। जी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, वन ऑफ द बेस्ट एवर। हमारी आपस में वॉल ऑफ ग्रेनाइट है, टूट नहीं सकती। हमारा सेम गोल है, हम उसको अचीव करेंगे थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स या एनी अदर मीन्स। तो बिल्कुल ही आप समझें कि मिडल ईस्ट जो है वो फतह हो चुका है, हमारी दानिश के मुताबिक फतह हो चुका है। ईरान का मैटर सील कर दिया गया है, उसको एक परमानेंट स्टेट ऑफ वॉर के अंदर डाल दिया गया, एक परमानेंट टर्मोइल क्रिएट कर दिया गया सारे मिडल ईस्टर्न के मुल्कों के लिए। तो इसमें किसकी जीत है? इसराइल की। अमेरिका ने कह दिया कि सिविलियन आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी अरेबिया का अब्राहम अकॉर्ड से लिंक्ड है। तो आप मुझे बताएं कितनी देर पाकिस्तान रजिस्ट करेगा? तो खुद मुख्तारी बड़ी ज़रूरी है, और उसके लिए आपको इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। इंटरनली आपको खुद मुख्तार, आपको पाकिस्तानी होने पे शर्म नहीं आनी चाहिए। अभी हमें शर्म आती कहते हुए हम पाकिस्तानी हैं, और ये नेशनल प्राइड गानों या तरानों से नहीं डल सकती। ये नेशनल प्राइड तब डलती है जब ओनरशिप ऑफ कंट्री मिलती है, जब मैं फील करता हूँ कि ये मेरा मुल्क है, मैं यहाँ पे कुछ करना चाहूँगा, मुझे चांस है, मैं चेंज करना चाहूँगा, चांस है। यहाँ पे हुकूमत बदलने का हमें चांस नहीं मिलता, यहाँ पे लोकल बॉडी के इलेक्शन में हमें चांस नहीं मिलता, यहाँ पे किसी ब्यूरोक्रेट से सवाल कर दो, चांस नहीं मिलता। तो आपको ओनरशिप नहीं मिलती। तो हाउ कैन यू बी प्राउड ऑफ समथिंग यू डोंट ओन? दिस इज द प्रॉब्लम। तो सिचुएशन लुक्स क्वाइट डायर। अब देखते हैं कल तेल का रेट ऊपर जाता है कि नीचे। वैसे ये रोज़ का खेल बन गया, अब रोज़ का, इस पर भी जुआ चल रहा है सलमान साहब। ओवरऑल 25 से 26 रुपये में रोज़ भाई की बकौल तेल महंगा ही हुआ है जब से रोज़ का खेल शुरू हुआ है। वेरी गुड।
वैसे इतने दिन तो नहीं हुए रोज़े खेल को, 10-12 दिन ही हुए हैं। तो ऑन एवरेज 2 रुपया डेली का ये बढ़ा रहे हैं, 2 सवा 2 2.5 रुपये का। ये ट्रजेक्टरी रही तो बड़े पैसे FBR इकट्ठे कर लेगा। ठीक है, अब पता नहीं इस ब्रेकअप का हम निकाल सकते हैं कितना पैसा जा रहा है। 110 लेवी प्लस टैक्स, तो लेवी कितना बढ़ा है ये चेक कर लेते हैं कि 20 दिन में 15 दिन में लेवी कितना बढ़ा है। क्योंकि ये तो बहुत ही अफसोस है कि आवाम की चीखें निकल रही हैं और FBR पैसे उस पर इकट्ठे कर रहे हैं। दुआ करें और इनकरेक्ट कंपैरिजंस ना करें, अपनी लिव्ड रियलिटी को देखें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसके मुताबिक ऑपरेट करें। कोई भी मूवमेंट बाहर से इंपोर्ट नहीं हो सकती, लोकली इट हैज़ टू राइज अप। आप जब जब मूवमेंट्स इंपोर्ट करेंगे उन पे लेबल लग जाएगा, दहशतगर्दी का, फॉरेन फंडेड का, रॉ के एजेंट का। आपके लोकल बहुत काम है होने वाले। रेजिस्ट करें जहाँ पे भी गवर्नमेंट इदारे रियासत गलत काम कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस आपके लिए ज़रूरी है। और रेजिस्ट करने का मतलब कत्लेआम नहीं होता, रिजेक्शन होता है। अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में खुद नज़र आया कि वोटर टर्नआउट कम हुआ है, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। आप देखिएगा कि अगला जो इलेक्शन होगा पाकिस्तान के अंदर, अगर वो फ्री एंड फेयर ना हुआ, लोग उस इलेक्शन को बैकआउट करेंगे। आप क्यों वोट डालने जाएंगे जब आपको वोट की अहमियत नहीं मिलेगी। चिकन एंड एग सिचुएशन रियासत ने बना दी है कि आप देखें वोट देने नहीं जाते तो सरकार आपकी परवाह क्यों करे। हम कहते हैं हमारे वोट की वैल्यू कोई नहीं। टैक्स का भी हमारा यही मामला है, लोग नहीं देते, उनको लगता है कि ये पैसे कहीं नहीं जाते, मेक्स नो डिफरेंस। लोग कैश रखना पसंद करते हैं, कहते हैं ठीक है यार रियासत को पता ना चले तो बेहतर है। दुआ करें, मामलात अच्छे नहीं लग रहे, फ्यूचर इज़ नॉट लुकिंग ब्राइट। ये ऑल जोक्स असाइड, मैं को आपको डिप्रेशन देने के लिए नहीं कह रहा, मैं को रियलिटी बता रहा हूँ, दे नॉट लुकिंग दैट गुड। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।